तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं डिजिटल दुनिया के इतिहास में। वैसे तो बहुत सी हलचलें हुई हैं, लेकिन आज हम जिस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं उसने सत्ता के गलियारों में सचमुच खलबली मचा दी थी। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन इस डिजिटल मूवमेंट ने इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसे अचानक और बेहद रहस्यमयी तरीके से सिस्टम से पूरी तरह गायब कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े आंदोलन का नामो निशान रातों रात मिट गया? बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे। 52 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स। सोच कर देखिए, किसी भी आंदोलन के लिए ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इस मूवमेंट की पहुंच और ताकत कितनी विशाल थी। एक अजीब से कॉकरोच वाले मस्कट के इर्द गिर्द इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना डिजिटल एक्टिविज्म की दुनिया में वाकई एक दुर्लभ घटना थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि ये उस असंतोष का चरम बिंदु था जिसने दुनिया भर के विश्लेषकों का ध्यान खींचा। इतनी बड़ी भीड़ का एक साथ आना साफ बता रहा था कि ये अब सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं रहा, बल्कि एक बहुत ही संगठित शक्ति बन चुका था। और बात सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स या फॉलोअर्स तक सीमित नहीं थी। ये डिजिटल हलचल जमीन पर एक बहुत ही गंभीर चुनौती बनती जा रही थी। आधिकारिक वेबसाइट पर 10 लाख, जी हां, 1 मिलियन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि करीब 6 लाख लोगों ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आधिकारिक पिटीशंस दाखिल कर दी थी। यही वो पॉइंट था जिसने इस पूरे आंदोलन को इंटरनेट के शोर से निकालकर सीधे सत्ता के शीर्ष से टकराने वाला एक बड़ा राजनीतिक खतरे में बदल दिया। लेकिन फिर मानो पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। अकाउंट्स विदहेल्ड, वेबसाइट टर्मिनेटेड, एक ही झटके में उस विशाल डिजिटल साम्राज्य को राख में मिला दिया गया। जो आंदोलन एक दिन पहले हर स्क्रीन पर छाया हुआ था, अगले दिन उसका कोई वजूद ही नहीं बचा। आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। आखिर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की इस डिजिटल उपस्थिति को क्यों और कैसे धराशाही किया गया? क्या ये व्यवस्था का डर था या सच में सुरक्षा की कोई गंभीर चिंता? तो हमारे आज के इस विश्लेषण का सफर इन 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला, डिजिटल विद्रोह और कॉकरोच। दूसरा, सरकार का डिजिटल क्रैकडाउन। तीसरा, यह कोई विदेशी साजिश थी या जमीनी सच्चाई। चौथा, इस मूवमेंट की गलतियां। पांचवां, विकेंद्रीकरण का रास्ता। और अंत में छठा, सवाल पूछने की ताकत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, डिजिटल विद्रोह। और ये कॉकरोच का अजीबोगरीब प्रतीक, एक ऐसा मस्कट जो शायद गटर के अंधेरे में पनपता है, लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये हर हमले और हर विपरीत परिस्थिति के बाद भी जिंदा बच सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी पहेली ये है कि आखिर सिस्टम को इस आंदोलन से इतना खतरा क्यों महसूस हुआ। देखिए, असली ताकत वो करोड़ों फॉलोअर्स नहीं थे। असली खतरा वो मारक क्षमता थी जिसने भारी भरकम बजट से तैयार की गई एक मैनेज्ड इमेज या छवि को गहरी चोट पहुंचाई थी। ऐसे समय में जब देश आर्थिक चुनौतियों और बेरोजगारी से जूझ रहा हो, युवाओं का यह आक्रोश सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज विदेशी अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गई थी, और इसी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा ने सत्ता के उच्च स्तर पर भारी बेचैनी पैदा कर दी थी। और इस बढ़ती बेचैनी का नतीजा क्या हुआ? यहीं से हम दूसरे अहम पड़ाव पर आते हैं, सरकार का डिजिटल क्रैकडाउन। जब कोई भी नैरेटिव कंट्रोल से बाहर जाने लगता है तो सिस्टम जवाब जरूर देता है, और ये जवाब बेहद तेज था। आइए देखते हैं कि ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी। ये कोई आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और सिलसिलेवार क्रैकडाउन था। पहले दिन उनका मुख्य संवाद का जरिया यानी ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। दूसरे दिन जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर 22 मिलियन की भीड़ थी, वहां से उनका नियंत्रण पूरी तरह छीन लिया गया। और अंतिम प्रहार हुआ छठे दिन, जब उस वेबसाइट को ही जड़ से खत्म कर दिया गया जहां 10 लाख रजिस्ट्रेशन थे। सच कहें तो ये एक तरह का डिजिटल एनकाउंटर था, जहां पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया गया। अब हम इस कहानी के सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं। ये डिजिटल सुनामी आखिर आई कहां से? क्या ये सच में कोई विदेशी साजिश थी या हताश युवाओं का अपना असली आक्रोश? एक तटस्थ विश्लेषक के तौर पर हम यहां दोनों पक्षों के दावों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सामने रखेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर का बयान इस मामले में सरकार के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका साफ तौर पर मानना है कि आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया बॉट्स, एआई और उसके वेपनाइजेशन का बोलबाला है, वहां ऐसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
सरकार का सीधा तर्क है कि यह कोई जमीनी युवा आंदोलन नहीं था, बल्कि विदेशी शक्तियों द्वारा फंडेड एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद भ्रामक नैरेटिव फैलाकर देश को अस्थिर करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत बड़ा दावा है। वहीं इसके ठीक विपरीत एक और दृष्टिकोण मजबूती से खड़ा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का दावा था कि इस अकाउंट के लगभग 49% फॉलोअर्स सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े थे, जो इसे स्पष्ट रूप से विदेशी इंटेलिजेंस ऑपरेशन बताता है। लेकिन दूसरी ओर स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स और डेटा विश्लेषक पूरे भरोसे के साथ ये कहते हैं कि यह मूवमेंट 100% ऑर्गेनिक था और इसमें किसी विदेशी बॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन दावों का यह भारी विरोधाभास इस पूरी घटना की असल जटिलता को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। खैर, किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसकी अंदरूनी कमियों पर बात ना करें। इसलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां हम कॉकरोच जनता पार्टी की उन रणनीतिक गलतियों का विश्लेषण करेंगे जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। इस आंदोलन में राजनीतिक परिपक्वता की जो कमी थी उसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बड़ी गलती, एक निष्पक्ष खेल की उम्मीद करना। जब पूरी स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी जा रही हो तो नियम कभी हक में नहीं होते। दूसरी गलती, धमकियों की बार बार शिकायत करना। जमीनी हकीकत यह है कि संघर्ष करने वाले एक्टिविस्ट्स के लिए धमकियां आम बात है। हर बात पर शिकायत करना कोई रणनीति नहीं हो सकती। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, सीधे एक ताकतवर केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर अड़ जाना। भारतीय राजनीति में डिजिटल शोर से मंत्री के इस्तीफे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अगर एमजे अकबर जैसे एकाध वादों को छोड़ दें तो ऐसा लगभग कभी नहीं होता। इस तरह की अवास्तविक मांगों ने सिर्फ मूवमेंट की धार को ही कमजोर किया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम आपका सब कुछ मिटा दे तो सर्वाइवल कैसे हो? ये हमें हमारे 5वें बिंदु यानी विकेंद्रीकरण के रास्ते पर ले जाता है। कॉकरोच का रूपक हमें यही तो सिखाता है कि उसे कुचला जा सकता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये शिकायत करना पूरी तरह से बंद करना होगा कि खेल निष्पक्ष नहीं है और यथार्थ को स्वीकार करना होगा। दूसरा कदम है संचालन का विकेंद्रीकरण। सिर्फ एक चेहरे या एक सर्वर पर निर्भर रहने के बजाय देश के हर छोटे बड़े कोने में, जैसे कोल्हापुर या अन्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में, स्थानीय नेतृत्व खड़ा करना होगा। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करना। राजनीति में अछूतपन नहीं चलता। अगर किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या सत्ताधारी बीजेपी, कोई स्थानीय नेता उनकी वाजिब मांगों का समर्थन करता है तो उनके साथ मिलकर काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरह से वे किसी एक विशेष पार्टी की बी टीम होने का ठप्पा हमेशा के लिए हटा सकते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। खोखले डिजिटल आंकड़ों की दुनिया से निकलकर भारत की ठोस जमीनी हकीकत की तरफ मुड़ना और सबसे जरूरी कदम उठाना, सवाल पूछना। यहां से यह आंदोलन मोबाइल स्क्रीन से निकलकर भारत की असली धूल भरी सड़कों पर उतरता है। जरा उस जीवंत दृश्य की कल्पना कीजिए। छोटे कस्बों के व्यस्त चौराहों पर युवा धूल के गुबार के बीच पूरे जोश से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। पुरानी ईंट की दीवारों पर स्थानीय भाषाओं में बनी ग्राफिटी और ऑटो रिक्शों के पीछे लगे वो बगावती स्टिकर्स जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। मथुरा का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्या जहां एक नागरिक कॉकरोच का वेश धारण करके यमुना के जहरीले प्रदूषण को लेकर सीधे नगर निगम के दफ्तर में घुसकर अधिकारियों से टकरा जाता है। हवा में तैरता वो आक्रोश और तनाव, और इन सब के बीच गांव की चौपालों पर बरगद के पेड़ों के नीचे स्थानीय बोलियों में AI जनित भाषणों का गूंजना। डिजिटल दुनिया के लाइक्स से परे यही भारत के असली ग्राउंड जीरो की प्रचंड ताकत है। और ये पूरी जमीनी क्रांति सिर्फ एक बुनियादी सिद्धांत पर टिकी है: हर चीज पर सवाल उठाओ। निराशा और हताशा के इस गटर से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम यही है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकार को पहचाना जाए। जब तक बिना डरे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बुनियादी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक किसी भी वास्तविक बदलाव की नींव नहीं रखी जा सकती। इस बात की ताकत एक बहुत ही साधारण लेकिन अंदर तक झकझोर देने वाले उदाहरण से साबित होती है। एक आम नागरिक ने चिलचिलाते धूप में ट्रैफिक पुलिस से सीधा सवाल किया था, साहब चालान काटने के लिए तो चप्पे चप्पे पर स्पीड मीटर लगे हैं, लेकिन अगर अभी इसी हाईवे पर किसी का भयानक हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस कहाँ है? ये कोई बड़ा राजनीतिक भाषण नहीं था, ना ही इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग थी, लेकिन जमीनी यथार्थ से उपजे इस एक छोटे से सवाल ने पूरे सिस्टम की खोखली प्राथमिकताओं को नंगा कर दिया। यही वो चिंगारी होती है जो व्यवस्था की नींव हिलाती है और किसी भी असली क्रांति को जन्म देती है।
अंत में कॉकरोच जनता पार्टी का वो डिजिटल स्वरूप आगे रहे या ना रहे, ये कोई मायने नहीं रखता। असली मुद्दा उस निर्भीक मानसिकता का है जिसे इस पूरी घटना ने जगाने की कोशिश की। इसलिए इस विस्तृत विश्लेषण को हम एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। क्या एक समाज के रूप में, क्या इस महान देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में, क्या हम सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।